स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने रिसेंटली कुछ खबर सुनी है कि किसानों के द्वारा, जी हाँ, फार्मर्स के द्वारा सेबी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब कि एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि शेयर मार्केट हो गया, फाइनेंशियल मार्केट हो गया, उसके ऊपर फोकस करती है, उसको कंट्रोल करती है। तो आखिरकार ऐसा क्या होगा कि जिसकी वजह से किसान सेबी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे? ये आप खबर देख सकते हो, एग्री ट्रेडिंग बैन, फार्मर्स सिट डाउन फॉर इनडेफिनेट प्रोटेस्ट एट सेबी हेडक्वार्टर। तो ये एग्री ट्रेडिंग बैन है क्या, मामला क्या है पूरा, इसको हम डिटेल से जानेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों 2024 के लिए, कल शाम 6 बजे से हमारा जो नया बैच है यूपीएससी फाउंडेशन का, जिसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी, और इसके अंदर मैं आपको बता दूं 1000+ आवर से ज्यादा के लाइव क्लासेस कराए जाएंगे, मेंटरशिप मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए। ये सारी चीजें बहुत कम दाम पर आप ले सकते हो। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाइए, कोड इस्तेमाल करिएगा अंकित लाइव, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिल जाए। इसके अलावा अगर आप इस साल प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस बार एग्जाम देने वाले हो 28 मई को, तो प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए स्पेसिफिक बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। या फिर एनसीईआरटी कोई भी बैच ज्वाइन करना है, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है, खबर क्या है। ये देखिए, फार्मर का एक यूनियन है, आपको पता होगा, कई बार आपने फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान भी सुना होगा इसका नाम, शेतकारी संगठन। शेतकारी संगठन के द्वारा यहां पर जो एक प्रोटेस्ट है वो पिछले हफ्ते से स्टार्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि इनडेफिनिट एजिटेशन है, और ये किया जा रहा है सेबी का जो हेडक्वार्टर है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई के अंदर है। आपको पता ही होगा, शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो सेबी के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। जो भी शेयर्स का लेन देन, कुछ भी होता है, यहां पर कोई प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, वो सेबी उसका ख्याल रखती है। तो उनके हेडक्वार्टर में, ऑफिस के बाहर जो है, यहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और ये जो शेतकारी संगठन यूनियन है ना फार्मर का, इनकी ही एक पॉलिटिकल बॉडी है जिसका नाम है स्वतंत्र भारत पार्टी, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं अनिल घनवत, उनके द्वारा बोला गया है कि ये जो प्रोटेस्ट है वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेबी ने जो 7 एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं, अब ये 7 एग्रीकल्चर कमोडिटीज जैसे कि वीट हो गया, पैडी हो गया, चना, मतलब इसको लेकर जो ट्रेड होता है ना, जिसकी मैं चर्चा आपको करूंगा, बताऊंगा ये होता कैसे है। लेकिन ये जो 7 एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं, उसमें जो डेरिवेटिव्स का ट्रेडिंग था उसको सस्पेंड कर दिया गया है। मतलब कि जैसे कि यूं सिंपल सा समझो कि जैसे अगर आप कोई स्टॉक लेते हो, शेयर लेते हो, रिलायंस, अडानी, एसबीआई हो गया, टाटा का शेयर हो गया, कोई भी आप शेयर परचेस करते हो ना, जैसे शेयर की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, उसी प्रकार से जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज होता है उसको भी ऑनलाइन, मतलब कि शेयर की तरह ही आप परचेस सेल जब करते हैं तो वो आपका आता है। तो उसके अंदर जो ट्रेडिंग है 7 एग्रीकल्चर कमोडिटीज में, जैसे कि यहां पर आप देख पाओगे कई सारे कमोडिटीज में ट्रेडिंग होती है, कास्टर सीड, कॉटन सीड हो गया, धनिया हो गया, मतलब एक तो मेटल्स में भी होता है, आपको पता होगा बुलियंस जिसको कहते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उसमें भी ट्रेडिंग होता है। सेम उसी प्रकार से जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज होती हैं उसके अंदर भी ट्रेडिंग होता है। तो सेबी ने यहां पर 7 कमोडिटीज के ऊपर बैन लगा रखा है, उसमें ट्रेडिंग नहीं हो पा रहा है, और इसी की वजह से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये डेरिवेटिव ट्रेड होता क्या है। देखो, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज जैसे कि कॉटन, पैडी, सोयाबीन, सोया ऑयल, मस्टर्ड सीड, ये जिस तरह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसी प्रकार से कमोडिटीज के भी ट्रेडिंग के लिए यहां पर 2 एक्सचेंज है। एक है नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, एमसीएक्स और एनसीडीएक्स जिसको कहते हैं, जैसे ये एनसीडीएक्स हो गया, इसके अंदर आप ये सारी चीजें ट्रेड कर सकते हो। तो यहां पर क्या है कि ये जो ट्रेडिंग होता है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का, वो इन एक्सचेंजेस पर किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग होती है एग्रीकल्चर कमोडिटी। तो एग्रीकल्चर तो क्या है, एक फिजिकल गुड है। जैसे कि मान लो अगर कोई हम स्टॉक की बात करते हैं, रिलायंस जो है हो गया, एसबीआई हो गया, ये जितने भी शेयर्स हैं वो तो एक शेयर्स हो गया, राइट। लेकिन जब हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, कमोडिटी की बात कर रहे हैं, वो तो फिजिकल होता है। तो एक तो नॉर्मल स्पॉट के प्राइसेस पर चलता रहता है, जब आप मार्केट जाते हो, कोई अनाज खरीदते हो, जो फार्मर्स आते हैं उसको बेचते हैं, वो तो चलता रहता है नॉर्मली। लेकिन उसी प्रकार से यहां पर डेरिवेटिव्स की भी ट्रेडिंग होती है। तो डेरिवेटिव्स होता क्या है? देखो, डेरिवेटिव्स एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि मार्केट में लाया जाता है और बेचा जाता है। मतलब कि मार्केट मतलब ये वाला मार्केट जो एनसीडीएक्स और एमसीएक्स। देखो, मैं बहुत ही सिंपल शब्द में आपको बताता हूं होता कैसे। जैसे मान लो कोई फार्मर है, ठीक है,
अब फार्मर है मान लो, और 1 क्विंटल का दाम गेहूं का, वीट का दाम जो है 1 क्विंटल का दाम है इस समय 2,000 रुपए, ठीक है। जस्ट इमेजिन कर लो 1 क्विंटल का दाम, वीट का दाम 2,000 रुपए, और एक फार्मर है, उसको ये बेचना है। फार्मर का काम क्या है? उसको उगाएगा और उसको बेचेगा। तो मान लो अगर फार्मर अभी उगा रहा है, कोई भी कमोडिटी वगैरह उगा रहा है, और उसको पता है कि 3-4 महीने बाद उसका फसल आ जाएगा और उसको बेचेगा, तो अभी तो 2,000 रुपए दाम है उसका, राइट? समझ में आया? अब मान लो कल के डेट में 4 महीने बाद इसका दाम मान लो गिर गया, 2,000 से ये गिरकर हो गया 1,600 रुपए, ठीक है। तो एक्चुअल में उसने सोचा था कि उसको 2,000 कमाना है, लेकिन वो एक्चुअल में कितना कमाएगा? 4 महीने बाद सिर्फ 1,600 कमाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं जिसको डेरिवेटिव्स कहते हैं। इसको शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये पार्टी ए, मतलब पार्टी ए मान लो फार्मर हो गया, पार्टी ए ये फार्मर हो गया, ए की जो हम बात कर रहे हैं, और यहां पर कोई होगा बी जिसको ये अनाज खरीदना है, ठीक है। अब दोनों को लग रहा है, बी को लग रहा है कि कहीं प्राइस बढ़ ना जाए, बी को लग रहा है कि कहीं ये 2,000 से 2,500 ना हो जाए, तो इनको ज्यादा पे करना होगा, और फार्मर को लग रहा है कि कहीं ये दाम गिर ना जाए, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं जिसको डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट। अब डेरिवेटिव्स भी कई सारे होते हैं, जैसे फ्यूचर होता है, ऑप्शंस होता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा डिटेल में, वो पूरा एक अलग मामला हो जाएगा, बहुत डीप में चले जाएंगे। खैर जो भी है, यहां पर ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, तो 4 महीने के बाद इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये 4 महीने के बाद मैं आपको 2,000 रुपए में बेचूंगा और आप ये 2,000 में खरीदेंगे। डजंट मैटर मार्केट में उस समय कितना प्राइस चल रहा है, हो सकता है मार्केट में उसका प्राइस 2,500 हो सकता है उसका 1,500 प्राइस हो, आ रहा है समझ में? तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसी को हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। मतलब कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसका प्राइस किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो बेसिकली जो अंडरलाइंग एसेट है, अंडरलाइंग एसेट इसमें क्या है? वीट है। तो एक्चुअल में जो वीट है उसका प्राइस जब बढ़ेगा तो इसका भी प्राइस बढ़ता है, जब उसका प्राइस घटेगा तो इसका भी प्राइस घटता है। तो उसी प्रकार से डेरिवेटिव्स के भी दाम बढ़ते घटते रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ना, यहां पर एक्सपायरी डेट होता है, फरवरी का एक्सपायरी डेट है, ये मार्च का एक्सपायरी डेट, समझ में आ गया? अलग अलग महीने का एक्सपायरी डेट होता है। जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उनको अच्छे से पता होगा ये चीज, और उसी के हिसाब से दाम, मान लो कास्टर सीड है ये, ठीक है। अब कास्टर सीड का जो डेरिवेटिव्स है इसका दाम किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जो ओरिजिनल में कास्टर सीड का प्राइस चल रहा है, अचानक से कास्टर सीड का प्राइस बढ़ जाएगा तो ये डेरिवेटिव्स का भी दाम बढ़ जाएगा। तो ये डेरिवेटिव्स बेसिकली ट्रेडिंग होती रहती है। तो यहां पर सेबी ने किया क्या था? बेसिकली सेबी ने दिसंबर 20, 2021 को यहां पर सेबी ने 7 कमोडिटीज की जो ट्रेडिंग होती है ना उसको बैन कर दिया था। जैसे 7 कमोडिटीज कौन से हैं? वीट है, पैडी मतलब नॉन बासमती जो राइस होता है ना, पैडी, उसकी हम बात कर रहे हैं, मूंग हो गया, चना हो गया, सोयाबीन हो गया, मस्टर्ड सीड हो गया, पाम ऑयल हो गया। ये जो 7 कमोडिटीज हैं इसमें जो ट्रेडिंग होती थी उसको बैन कर दिया था। और सेबी का जो ऑर्डर था बेसिकली उसमें यही था कि पहले के जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हैं वो स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे, मतलब उसको एंड हो जाने दीजिए और नए कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होंगे, ये सेबी ने बोला था। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि जब ये निर्णय लिया गया था दिसंबर 20, 2021 में, तो ऑलरेडी 7 कमोडिटीज में से चना और मस्टर्ड सीड ऑलरेडी बैन थे। लेकिन फर्दर क्या हुआ है कि अभी यहां वापस से, मतलब ये बैन था दिसंबर 2022 तक, तो फार्मर्स ऐसा सोच रहे थे कि ये बैन हट जाएगा, जनवरी 2023 से यहां पर बैन हट जाएगा और वापस से ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन सेबी ने क्या किया, ये बैन को एक और साल के लिए एक्सटेंड कर दिया और ये अब वापस से कर दिया है 20 दिसंबर 2023 तक के लिए। तो ये जो एक साल के लिए और एक्सटेंड किया गया है, इसी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, वो मैं आपसे बताऊंगा। लेकिन क्वेश्चन आपके मन में यह भी आएगा कि सेबी ने इसको बैन क्यों किया, आखिरकार कारण क्या था बैन करने का। एक्चुअली सेबी का यह कहना था कि देखिए बहुत ज्यादा स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग हो रहा था। स्पेकुलेटिव का मतलब यह होता है कि यहां पर जैसे वीट का एग्जांपल ले लो, ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा था कि वीट का प्राइस लगातार स्पेकुलेशन की वजह से बढ़ रहा था, क्योंकि आपको याद होगा जो कोरोना का समय चल रहा था, उसके बाद ये रशिया यूक्रेन वॉर आ गया, इन सभी के बीच क्या हो रहा है ना कि यहां पर प्राइसेस बढ़ रहे हैं और लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं, और इसी की वजह से प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो करंट का मार्केट प्राइस है वो भी यहां पर बढ़ रहा है। तो बहुत ज्यादा ये प्राइसेस में स्पेकुलेशन होना, इसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। तो इसको रोकने के लिए यहां पर सेबी ने क्या किया, इसका जो ट्रेडिंग होता है, डेरिवेटिव्स ट्रेड जो होता है, उसको यहां पर बैन कर दिया ताकि फूड इन्फ्लेशन जो हो रहा है उसमें कंट्रोल किया जा सके। आया समझ में? तो यहां पर जो इन्फ्लेशन हो रहा था ये ट्रेडिंग की वजह से, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की वजह से, उसको बैन किया जाए, इसलिए क्योंकि डेरिवेटिव्स ट्रेड एक तरह से समझो कि ये इंश्योरेंस की तरह है। मैंने बताया ना, फार्मर्स को डर है कि कहीं वो 1500 ना हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, तो ये इंश्योरेंस की तरह काम करता है ट्रेडिंग। मैं उसमें और ज्यादा नहीं जाऊंगा, बस एक ओवरऑल आप यूं समझिए कि यहां पर जो ट्रेडिंग है उसमें बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन होने लगा था बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ व्हीट और बहुत सारी चीजों की वजह से, इसलिए यहां पर 7 कमोडिटीज पर बैन लगा दिया गया। अब क्वेश्चन ये है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? देखो सिंपल सा चीज है, फार्मर्स के लिए क्या है ना कि ये एक प्रकार का इंडिकेशन का काम करता है, मतलब कि जो भी प्राइस चल रहा होता है ना
ना मार्केट में, ठीक है, उसी के हिसाब से फार्मर्स अपना गेहूं, अगर फार्मर्स को लगता है, यहां पर प्राइस देखते हैं फार्मर कि अगले 4 महीने के बाद किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, किस तरह का प्राइस है मार्केट में, तो उस हिसाब से फार्मर्स अपनी प्लानिंग करते हैं, उसी हिसाब से उसको बेचते हैं, कितना बेचना है उनको, कितना अभी रखना है, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। तो यहां पर क्या है ना, इनफैक्ट बताया जाता है कि इंडिविजुअल फार्मर से ज्यादा जो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज है ना, वो काफी ज्यादा ट्रेड करती हैं एक्सचेंजेस पर। तो जो शेतकारी संगठन है, उन्होंने हमेशा से इसके खिलाफ आवाज उठाया है कि एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर जिस तरह से बार बार सरकार दखल देती रहती है, इंटरवेंशन करती रहती है, वो नहीं होना चाहिए। और जो इनके प्रेसिडेंट हैं घनवंत जी, उन्होंने यहां पर कहा है कि जो सेबी बार बार ये एक्सटेंड कर रहा है, बैन कर दे रहा है, ये एंटी फार्मर है और एक प्रकार से कुछ ट्रेडर्स को कंट्रोल करने के लिए, मार्केट को कंट्रोल करने के लिए सरकार ऐसा कर रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, प्राइस डिस्कवरी कैसे होगा, जैसे कि हम कहते हैं ना कि आज के डेट में प्राइस डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो जो अभी आजकल अडानी का मामला पूरा चल रहा है, अडानी में का मामला क्या है, अचानक से लोग बेचने लग गए हैं शेयर्स को, उसकी वजह से अडानी का शेयर्स गिर रहा है, तो वो ओरिजिनल जो प्राइस डिस्कवरी है वो धीरे धीरे हो रहा है, राइट। तो वो सब कैसे डिसाइड होगा, वो मार्केट में जब तक उसकी ट्रेडिंग नहीं होगी तब तक डिसाइड नहीं हो पाएगा। फिजिकल मार्केट में प्राइस डिस्कवरी बहुत मुश्किल होता है, इसी की वजह से जो ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह है वहां पर प्राइस डिस्कवरी अच्छे से हो जाता है। इसीलिए फार्मर्स कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि वापस ये जो ट्रेडिंग है उसको स्टार्ट किया जाए, और इसी को लेकर ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा शॉर्ट में यहाँ पर क्या मामला है पूरा। और जाने से पहले काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इन 4 में से कौन सा खारिफ क्रॉप नहीं है? खारिफ क्रॉप नहीं है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, या फिर अगर आप इस साल की प्रिपरेशन जो भी है एनसीईआरटी लेना है, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।